जी कबीले के चेहरे बहुत ही बदसूरत थे, खासकर जी हुई। उसकी चौड़ी आस्तीन में छिपी हुई उंगलियां कांप रही थी। क्या दक्षिणी क्षेत्र या पूरे पूर्वी बंजक क्षेत्र में कोई ऐसा था जिसने जी कबीले पर इस तरह चिल्लाने की हिम्मत की? कई वर्षों से किसी ने ऐसा करने का साहस नहीं किया था। लेकिन एक नौजवान जो सिर्फ 14 या 15 साल का था, उन पर इस तरह चिल्लाने की हिम्मत कर रहा था। वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? अब मोर राजा फिर से यहाँ आ गया। वह युवक के पास खड़ा हो गया और वही बात कही। इस पर सभी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। मयूर राजा राक्षस कबीले का एक शक्तिशाली साधक था। अगर जी कबीले का संत भगवान नहीं आता तो उसके खिलाफ कौन लड़ सकता था? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वे ये फैन को एक कोने में धकेल देते हैं तो वह पूरी दुनिया में महान शून्य तकनीक फैला देगा। ये जी कबीले के लिए एक आपदा होगी। जी कबीले को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे गुस्से में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनके पीछे जी कबीले के युवा शिष्य और भी ज्यादा क्रोधित थे। ये फैन का चेहरा उनके दिलों में गहराई से अंकित हो गया था। अब वह उनकी हत्या की सूची में नंबर 1 व्यक्ति था। वह सभी युवा शिष्यों का सार्वजनिक दुश्मन बन जाएगा। हालांकि इनमें से कई युवा शिष्य आवेगशील और उग्र स्वभाव के थे, फिर भी उनमें से किसी ने भी लाइन से आधा कदम भी हटने की हिम्मत नहीं की। वहां पूरी तरह से सन्नाटा था। नीचे शहर में बहुत से किसान थे। कुछ तो बस गुजर रहे थे और कुछ पहले से ही यहाँ थे। उनके मुंह सूख रहे थे। इतने सालों तक जी कबीला बादलों में बहुत ऊपर था। लोगों को उनका सम्मान करना पड़ता था और कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। पूरे पूर्वी बंजक क्षेत्र में उन्हें भड़काने की हिम्मत किसने की? अभद्र भाषा बोलने की हिम्मत किसने की? किस ताकत ने उन्हें भड़काने की हिम्मत की? लेकिन आज उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। सभी लोग हैरान थे और उन्हें लगा कि यह अविश्वसनीय है। सभी ने आसमान की ओर देखा। मोर राजा ने 800 साल पहले अल्काइड संत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये समझ में आता है कि उसने जी कबीले को भड़काने की हिम्मत की। लेकिन ये फैन नामक उस युवक की पृष्ठभूमि क्या है? उसकी यह हिम्मत कैसे हुई? इसके अलावा जी कबीले के लोग भी उससे डरते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण हो? किसी ने फिर से जी कबीले को भड़काने की हिम्मत की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बच पाएगा। अतीत में कुछ अभिमानी लोग हुए हैं, लेकिन वे सभी दुखद रूप से समाप्त हो गए। कोई भी पवित्र भूमि और पूर्वजों के कबीले को हिला नहीं सका है। अगर हम एक कदम पीछे हटें और कुछ समय तक सहन करते रहें, तो हम शायद जीवित नहीं बच पाएंगे। तुम्हें क्या पता? मोर राजा जैसा व्यक्ति हमेशा दुनिया से ऊपर उठने वाला व्यक्ति रहा है। अगर वह डर जाता तो वह मोर राजा नहीं होता। जहां तक उस युवक की बात है, मुझे डर है कि वह भी उसी तरह का व्यक्ति है। शायद वह कोई सर्वशक्तिमान वरिष्ठ व्यक्ति है। इस समय ये फैन ध्यान का केंद्र बन गया था। न केवल उसका नाम याद किया गया था, बल्कि उसकी उपस्थिति भी सभी के दिलों में गहराई से अंकित हो गई थी। इस समय वह चाहकर भी कम प्रोफाइल नहीं रख सकता था। आज के बाद दक्षिणी क्षेत्र के बहुत से लोग उसके बारे में जानेंगे। इस समय वह मयूर राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और कई लोगों द्वारा उसे बराबर का माना जाता था। जी परिवार के लोगों के अलावा कई साधक जो विवरण नहीं जानते थे, उन्होंने उसे एक अज्ञात शक्तिशाली व्यक्ति समझ लिया। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? मोर राजा के शब्द कठोर नहीं थे। इसके बजाय वे शांत और उदासीन थे, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। उसने 800 साल पहले दक्षिणी क्षेत्र पर अपना दबदबा कायम किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब वह और भी ज्यादा डरावना था। मोर राजा, आप एक सर्वशक्तिमान वरिष्ठ हैं। हम जानते हैं कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको इतना घमंडी होने की कोई जरूरत नहीं है। जी हुई का चेहरा पीला पड़ गया था। वह धीरे से बोली, लेकिन उसने कुछ भी ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं की। उनके पीछे हर कोई अपने दांत पीस रहा था। प्राचीन कबीले के लोगों के लिए यह दुर्लभ था कि वे निकलते समय इतने उदास हों। हालांकि किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। अगर वे अपने सामने वाले व्यक्ति को नाराज करते तो बहुत संभावना थी कि वे सभी मर जाते। सर्वशक्तिमान क्या था? वे अपने हाथ के एक झटके से बादलों और बारिश को बुला सकते थे। एक हाथ से वे आकाश और धरती को ढक सकते थे। वे पिरामिड के शिखर पर खड़े होकर नीचे की ओर सब कुछ देख सकते थे। एक बार जब वे आगे बढ़ते तो पहाड़ और नदियां कांप उठती। जी हुई ने अपने पीछे हाथ हिलाया। सभी धीरे धीरे पीछे हट गए। फिर अनिच्छा और क्रोध से भरे हुए वे दूर चले गए। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, ये फान ने दूर से अपनी आवाज सुनाई। प्राचीन काल से चली आ रही महान शक्तियां अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में थी। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पीछे हटने का आदेश दिए जाने से सभी को नाराजगी महसूस हुई, लेकिन उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा उनके लिए केवल एक ही परिणाम होगा, वे सभी मारे जाएंगे। यदि मयूर राजा उन्हें मारना चाहता तो भी वह उन पर कोई दया नहीं दिखाता। उसने अभी कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उसे अपनी शंकाएं थी। अगर उसने नरसंहार शुरू किया तो उसे परिणामों की परवाह नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो दक्षिणी क्षेत्र के सभी राक्षसी जानवर खतरे में पड़ जाएंगे। जी कबीला निश्चित रूप से उन्हें मिटाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा और इस जगह को खून की नदी में बदल देगा। नीचे विशाल शहर में हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। जी कबीला पीछे हट गया था। आज जो कुछ भी हुआ वह निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी क्षेत्र में फैल जाएगा। बुरा नहीं है, तुम में हिम्मत है। मोर राजा ने पलटकर ये फैन को देखा। वह जोर से हंसा। ये फैन को हंसना मुश्किल हो रहा था। उसने पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे और बचने के लिए मौत से लड़ने को तैयार था। बहरहाल मयूर राजा आ चुका था। भले ही उसने अपनी मौजूदा समस्या का समाधान कर लिया था, लेकिन लंबे समय में उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। याद रखें कि मयूर राजा राक्षसी जानवरों में सबसे शक्तिशाली था। अगर वह इस तरह से व्यवहार करता तो न केवल जी कबीले बल्कि वेवरिंग लाइट पवित्र भूमि भी उसके प्रति दयालु नहीं होती। आपकी मदद के लिए धन्यवाद सीनियर। ये फैन आगे बढ़ा और झुका। कोई बात नहीं, इसका जिक्र मत करो।
मोर राजा मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई और जगह है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? इस समय ये फैन के पास वास्तव में मोर राजा के साथ जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अन्यथा अगर जी कबीला पलटकर वापस लौटता तो वही गलती फिर से होती। बहुरंगी प्रकाश की 10,000 किरणें और शुभ रंगों की 1000 धारियां एक धुंधली पगडंडी बनाती हुई क्षितिज पर तेजी से फैलती चली गई। मयूर राजा उसके साथ उस पर चढ़ गया और पलक झपकते ही दूर चला गया। उनके जाने के बाद नीचे के विशाल शहर में कोलाहल मच गया। बहुत से साधक आकाश में उड़ गए। आज जो कुछ हुआ था वह बहुत चौंकाने वाला था। दूर आसमान में जी कबीले के लोगों ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। कुछ लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए आसमान की ओर दहाड़ने लगे। जिन राष्ट्र की किक्सिया पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत श्रृंखला थी जो झुलसकर बंजर हो गई थी। कुछ समय पहले मयूर राजा ने यहाँ नांगोंगियन से युद्ध किया था, जिससे ये स्थान बंजर भूमि में बदल गया था। ये फैन को उम्मीद नहीं थी कि मोर राजा का एकांत स्थान किक्सिया पर्वत श्रृंखला की गहराई में था। झुलसी हुई भूमि को छोड़ने के बाद वे 500 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य पर पहुंच गए। उनके सामने खड़ी पर्वत श्रृंखला थी जिस पर अजीबोगरीब चोटियां थीं। हालांकि इसे खूबसूरत नहीं माना जा सकता था। हवा में कई बादल और धुंध छाए हुए थे। हर जगह कई झीलें, पहाड़ी नदियां और झरने थे। कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा पत्थर का पहाड़ था। ये बहुत ही कम दिखाई देने वाला और नंगा लग रहा था, बस इसके चारों ओर कुछ बेलें लटक रही थी। मोर राजा ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। आसमान में तारे दिखाई दिए। नीला आसमान नीचे दबा और हल्की रोशनी नीचे बह रही थी। अचानक पत्थर के पहाड़ पर एक दरवाजा दिखाई दिया। ये फान आगे बढ़ा और मोर राजा का पीछा किया। वे एक अंधेरे रास्ते से गुजरे। कुछ ही देर बाद उनके सामने एक चमकीली रोशनी फैल गई। हवा के साथ साथ पौधों की ताजी खुशबू आ रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट उनके कानों में घुस रही थी। एक पूरी तरह से अलग दुनिया। ये सुगंधित फूलों और चहचहाते पक्षियों की एक मनोरम दुनिया थी। पौधे हरे भरे थे, झीलें साफ थी और नदियां ज़ेड रिबन की तरह थी। दूर दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं धुंधली सी दिखाई दे रही थी। यह एक जीवंत दुनिया थी। यह अपनी ही एक जगह थी, बाहरी दुनिया से अलग। इसका दायरा 50 किलोमीटर का था और सब कुछ ताज़ा और प्राकृतिक था। क्या आप संतुष्ट हैं? मोर राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। सीनियर का मुझे अपने यहाँ रखने की इच्छा पहले से ही एक बड़ी दयालुता है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये स्थान प्राचीन ऋषियों द्वारा छोड़ा गया था। जब मैंने इसे पाया तो ये पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और ढहने के कगार पर था। बाद में इसे इस पैमाने पर बहाल किया गया। एक जगह बनाने की क्षमता आश्चर्यजनक थी। ये फैन इसके लिए तरसने से खुद को रोक नहीं सका। आप अभी यहीं रह सकते हैं। यहाँ अभी भी कुछ पुराने दोस्त हैं। ये फैन को शांत करने के बाद मयूर राजा ये कहते हुए इस स्थान से चले गए कि वह एक पुराने दोस्त को लेने जा रहे हैं। ये जगह एक शुद्ध भूमि की तरह थी। सभी प्रकार के जानवर मनुष्यों से नहीं चौंकते थे। 5 रंग के हिरण सुगंधित घास पर इत्मीनान से चलते थे। लाल मुकुट वाले सारस उनके सिर के ऊपर चक्कर लगाते थे और एक सफेद खरगोश वास्तव में ये फैन की छाती में घुस गया। इससे उसे समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। उनका घर बहुत शांत था। लकड़ी का घर प्राकृतिक और सुंदर था, जिसके चारों ओर बहुत सारी बेलें लटकी हुई थी। आसपास कोई लंबा पौधा नहीं था और घास हरी भरी और चिकनी थी। लकड़ी के घर के सामने एक झील थी। यह इतनी साफ थी कि नीचे का हिस्सा देखा जा सकता था और यह पारदर्शी लग रही थी। ये कहा जा सकता है कि दृश्य बहुत सुंदर और खेती के लिए उपयुक्त था। यहाँ ये फैन का दिल शांत था और उसने प्रकृति का स्वाद महसूस किया। कई दिनों तक लगातार पीछा करने के बाद ये फैन इतनी शांतिपूर्ण और शुद्ध भूमि पर आ गया। उसे लगा कि यहाँ के दायरे को तोड़ना बस कोने के आसपास ही था। कुछ ही देर बाद ये फैन ने एक परिचित व्यक्ति को देखा। ये दानव जाति की सुंदरी किन याओ थी। ये कहा जा सकता था कि वह एक पुराने दोस्त से मिला था। वह पहले की तरह ही सेक्सी और आकर्षक थी। उसका शैतानी फिगर खूबसूरती से ऊपर नीचे होता था और यह बहुत लुभावना था। मुझे वास्तव में आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह बहुत प्यारी मुस्कुराई और उसकी भौहों के बीच एक लाल तिल था जो चमक रहा था और पारदर्शी था। यान रूयू भी यहाँ थी, लेकिन वह पहले से ही एकांत में थी। पिछली बार उन्होंने कई लोगों को खो दिया था और केवल कुछ कुलीन लोग ही इस जगह से बचकर आए थे। किन याओ करीब आए और ये फैन के गाल पर चुटकी काटी। उसकी आवाज चुंबकीय थी जब उसने कहा, तुम्हारे पास वाकई इतनी हिम्मत है कि तुम दानव भगवान के पवित्र हृदय को जबरन बाहर निकाल सकते हो। तुमने ये कैसे किया? ये फान ने बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया। उसने उसकी ठोड़ी उठाए और कहा, वह अपने आप भाग गई, इसका मुझसे क्या लेना देना है। तुम छोटी सी चीज हो, तुम रहस्यों से भरी हो। तुम यहाँ कैसे आए? किन याओ ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे मोर राजा द्वारा वापस लाया गया था। ये फान ने इसे नहीं छिपाया। कुछ समय बाद किन याओ वहां से चले गए और 3 दिन बाद पुनः प्रकट हुए। छोटी सी बात, तुमने जो उपद्रव मचाया है वह सचमुच छोटा नहीं है। किन याओ ने बहुत सारी खबरें लाईं। जैसी कि उम्मीद थी, ये फैन और जी कबीले के दिग्गज लोगों के बीच टकराव इस क्षेत्र में फैल गया था। कुछ लोगों ने पहले ही उन्हें जी हाओयू, याओ गुआंग सेंटेस, हुआ यूफे, यान रियो और ली यूयू के साथ रैंक कर दिया था। हालांकि उनकी साधना और पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं थी, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से उन लोगों की तुलना में कमजोर नहीं थी। जी कबीले के शक्तिशाली लोगों के साथ टकराव ने कई साधकों को चौंका दिया। ये खबर सुनकर ये फैन अवाक रह गया। उसे पता था कि अब ये और भी खतरनाक हो गया है। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ कि जी कबीले ने आपको शिकार करने के लिए इतनी बड़ी सेना क्यों इकट्ठी की। किन याओ ने चाहे जो भी पूछा, ये फैन ने कुछ नहीं कहा। उसने सब कुछ टाल दिया और सारा दोष उन पर मर दिया। क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पिछली बार तुम्हारे साथ था और वे मुझसे नफरत करते थे? इस बारे में बात करते हुए मैं तुम्हारी वजह से मरने वाला हूँ। इस बारे में बात करते हुए ये फैन ने पैंगबो की हाल की स्थिति के बारे में फिर से पूछा। चिंता मत करो, वह किसी भी खतरे में नहीं है। किन याओ इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से किन याओ समय समय पर लकड़ी के घर पर दिखाई देती थी।
दुर्भाग्य से उसे कोई जानकारी नहीं मिली। इस जगह पर रात अंधेरी नहीं थी, धुंध थी, मानो चांदनी छिटक रही हो। छप छप पानी उछल पड़ा। लकड़ी के घर के सामने छोटी सी झील में किन याओ एक जलपरी की तरह पानी से बाहर निकली। उसके काले बाल लहरा रहे थे और चमकती हुई पानी की बूंदें हवा में नाच रही थी। तुम क्या देख रहे हो, छोटे बदमाश? किन याओ हंसा। उसकी त्वचा जैद की तरह चिकनी थी क्योंकि उसने पानी में उसे उकसाने की हिम्मत की थी। ये फान किनारे पर बैठा हुआ था और उसे लगा कि यह नजारा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। उसने जवाब दिया, मैं एक दुष्ट आत्मा को नहाते हुए देख रहा हूँ। हे, किन याओ हंसी। उसका सुंदर शरीर पानी में हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार ऐसा लगता है कि आपने जी कबीले से एक गुप्त तकनीक प्राप्त की है, इसीलिए वे आपका पीछा कर रहे हैं। क्या ये सच है? ये फैन हैरान था। अगर बाहरी दुनिया को इस बारे में पता चल गया तो न केवल उसे जी कबीले के पीछा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अन्य प्रमुख शक्तियां भी उस पर लालच भरी नजर से नजर रखेंगी। एक मोहक हंसी फैल गई। किन याओ पानी से बाहर निकल आई। धुंध धुंधली थी और उसका शुद्ध सफेद शरीर धुंधला दिखाई दे रहा था। एक मोड़ के साथ उसने जल्दी से एक पोशाक पहनी और पानी पर चली गई। उसका शरीर शैतान जैसा था, चेहरा देवदूत जैसा, गर्दन हंस जैसी, कमर पतली औरत जैसी और पैर जैद जैसे। उसका शरीर सुंदर तरीके से लहरा रहा था और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। इस समय उसे एक स्तब्ध कर देने वाली महिला कहा जा सकता है। उसके कंधे खुले हुए थे और उसकी पोशाक फर्श पर घिसट रही थी। वह बेहद आकर्षक थी। उसकी भुजाएं बर्फ की तरह सफेद थीं और उनमें एक आकर्षक चमक थी। जब वह चल रही थी तो उसका शरीर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। क्या तुम अब भी मुझे सच नहीं बताओगे? उसने अपनी जैद जैसी भुजाएं फैलाई और अपनी पतली उंगलियां फैलाकर ये फैन की ठुड्डी को सहारा दिया। उसने अपने गुलाबी होंठ चाटे, बहुत सेक्सी लग रही थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि किसी का भी शरीर सुन्न हो जाए। वास्तव में कहने को कुछ भी नहीं है। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। इसके अलावा मुझ पर हनी ट्रैप का इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना, अन्यथा आपको दोहरा नुकसान होगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। किन याओ का फिगर लंबा था और उसकी कमर पतली थी। उसकी जुड़वा चोटियां उभरी हुई थीं और उसकी जैद जैसी टांगें लंबी और पतली थीं। उसने हंसते हुए कहा, तुम जैसी छोटी चीज को क्या पता। चूंकि आपने ये कहा है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम क्या चाहते हो? किन याओ की बड़ी आंखें चमक उठी जब उसने उत्तेजक लहजे में पूछा। एक आधुनिक व्यक्ति के रूप में ये फैन अब एक शर्मिला और शुद्ध युवक नहीं था। चूंकि दूसरा पक्ष उसे उकसा रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से डरता नहीं था। उसने किन याओ की कमर को गले लगाया और उसकी गर्मजोशी महसूस की। वह बेहद आक्रामक था और उसने कहा, यह साबित करने के लिए कि मैं एक आदमी हूँ और एक बदमाश नहीं हूँ, मैं आज केवल नरसंहार शुरू कर सकता हूँ।